नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएस टीवी। मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। आज दिन भर यही चर्चा चली कि छत्तीसगढ़ में ये जो बजट पेश हुआ है 1,65,000 करोड़ का, ये कितनी संभावनाओं वाला रहा। आप जैसे ही पक्ष के नेताओं के बयान सुनते हैं तो ये बजट स्वर्णिम है, ये बजट छत्तीसगढ़ राज्य की जनता के दिलों तक पहुंचने वाला है, जनता के आकांक्षा पर खरा उतरने वाला है, विकास का बजट है। लेकिन जैसे ही आप विपक्ष को सुनते हैं तो यह बजट आम जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा, निराशा का बजट है। इस बजट से उम्मीद कुछ और थी, मिला कुछ और। यह दो चीज आपने सुनी होगी, पर एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और फिर खास मेहमानों से चर्चा भी करेंगे। आसान भाषा में बजट के कुछ बातें आपको बताएंगे भी। एक खास रिपोर्ट देखिए, फिर शुरू होगी आज की डिबेट। पिछले साल यानी 2024-25 के बजट में छत्तीसगढ़ को ज्ञान मिला। GYAN यानी गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी। ठीक एक साल बाद जब वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने विष्णुदेव साय सरकार का दूसरा बजट पेश किया तो इसमें छत्तीसगढ़ को गति मिली। GATI यानी गुड गवर्नेंस, एक्सेलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल ग्रोथ। कुल मिलाकर बजट को इस तरीके से तैयार किया गया है कि इससे सभी वर्गों को लाभ मिले। छत्तीसगढ़ वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट हुआ पेश। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने 1.65 लाख करोड़ का बजट किया पेश। पिछले साल का बजट ज्ञान, तो इस साल गति थीम पर रहा फोकस। पिछले साल की तुलना में 12% बढ़ा बजट। महतारी वंदन योजना के लिए 5,500 करोड़ का प्रावधान। पीएम आवास के लिए 8,500 करोड़ रुपए। पीएम श्री स्कूल के लिए 227 करोड़। स्वास्थ्य योजनाओं के लिए 1,500 करोड़। गति वाले बजट में 1 रुपए सस्ता हुआ पेट्रोल और सरकारी कर्मचारियों का बढ़ा डीए। रायपुर से दुर्ग मेट्रो के लिए सर्वे, 3200 बस्तर फाइटर पद का सृजन। हर वर्ग के लिए वित्तीय बजट 2025-26 में हुए खास ऐलान। छत्तीसगढ़ के बजट को लेकर अभी से राजनीतिक गलियारों में हलचल सी मच गई है। एक तरफ जहां इस बजट में हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ प्रावधान सामने आए हैं, वहीं दूसरी ओर विपक्ष इस बजट पर निशाना साधने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने इसे शब्द जाल और सिंगल माइक पॉडकास्ट बताया। भूपेश बघेल ने गति थीम को भी दुर्गति बताया। वहीं वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने योजनाएं गिनाते हुए विपक्ष पर निशाना साधा है। नयापन क्या है? सिंचाई एक भी योजना उन्होंने घोषणा किया तो बता दो। रोजगार के लिए एक भी योजना उन्होंने किया हो तो बता दो। कुछ भी नहीं है, केवल थकाऊ उबाऊ भाषण रहा इसका। अगर उनको कर्मचारी साथियों का 53% बढ़ा हुआ डीए दिखाई नहीं देता, अगर उनको जीएसटी में ई वे बिल की सीमा को 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख करना दिखाई नहीं देता, अगर उनको पंजीयन में 0.6% के सेस को समाप्त कर देना दिखाई नहीं देता, अगर उनको 1 रुपये पेट्रोल के दाम में कमी कर देना दिखाई नहीं देता, अगर उनको मुख्यमंत्री मोबाइल टावर योजना, अगर उनको मुख्यमंत्री रिंग रोड योजना, मुख्यमंत्री सुगम परिवहन योजना जैसी योजनाएं नहीं दिखाई देती, तो ये उनके राजनीतिक चश्मे को उन्हीं को मैं मुबारक दूंगा। विष्णुदेव साय सरकार आने के बाद ज्ञान से गति तक का सफर तय हुआ है। कहा यह भी जा रहा है कि विकसित छत्तीसगढ़ के सपने को साकार करने के लिए इस बजट में सड़क से लेकर आसमान की उड़ान और छत्तीसगढ़ को समृद्ध बनाने हर जिले, हर कोने का विकास लिखा गया है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि 100 पन्ने के इस बजट को वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने खुद अपने हाथों से लिखा है। लेकिन जितनी शिद्दत से वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने यह बजट लिखा है, उतनी ही शिद्दत से इस पर सियासत भी हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़। तो देखिए, ये खास चर्चा से पहले हमने जो खास रिपोर्ट आपको दिखाई बहुत ज़रूरी थी। इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान भी चर्चा में जुड़ गए हैं। व्यास कश्यप साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं।
आप कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर रविंद्र ब्रह्मे साहब जुड़ रहे हैं, अर्थशास्त्री हैं और हमें बजट पर प्रमुख आज की जानकारी भी आप बताएंगे। बीजेपी से राम कुमार टोपो साहब हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, आपका भी स्वागत है। शुरुआत करते हैं डॉक्टर ब्रह्मे साहब आप ही से कि आज के बजट को किस तरह से आपने इसका गहन अध्ययन किया है और आपकी भाषा में हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे आज के बजट की प्रमुख बातें। जी, शास्त्री के नजरिए से बजट को मैं इस तरीके से देखूंगा कि क्या ये बजट छत्तीसगढ़ के आर्थिक विकास में इसका कुछ योगदान होगा। एक बात ये, दूसरा ये होगा कि बजट में जो दो महत्वपूर्ण बातें होती हैं कि एक तो ये ग्रोथ ओरिएंटेड है कि नहीं, कि विकास को बढ़ाने वाला है या नहीं, और दूसरा होता है कि उसमें उन्होंने, क्योंकि ये पैसे का प्रबंधन है, राजकोष का प्रबंधन है, तो वो प्रबंधन किस तरीके से किया गया है ये देखा जाता है, क्योंकि वो राजकोष का प्रबंधन दीर्घकाल में या मध्यकाल में आपके आर्थिक विकास के लिए बहुत आवश्यक होता है। इन दो नजरियों से जो योजना है, जो गति जो बात की आज वित्त मंत्री ने, तो ये गति क्या अर्थव्यवस्था को गति देगी, ये इस नजरिए से यदि आप देखेंगे तो उन्होंने कहा कि भाई हम एक्सीलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, उन्होंने पूंजीगत खर्च को बढ़ाया है, पूंजीगत खर्च में वृद्धि की है। और ये हम एक जो है ट्रेंड देख रहे हैं कि केंद्र सरकार भी पूंजीगत खर्च बढ़ा रही है, तो छत्तीसगढ़ सरकार ने भी अपना पूंजीगत खर्च बढ़ाया है। होता यह है कि बजट को इस नजरिए से देखा जाता है कि आपने 1,65,000 करोड़ का बजट रखा है जी। अब ये जो बजट है इसकी इतना आप व्यय करेंगे तो इस व्यय की गुणवत्ता क्या है जी। तो गुणवत्ता को बताने के लिए आरबीआई और फाइनेंस कमीशन 2-3 पैमाने देती है। एक पैमाना है कि आपके बजट में पूंजीगत खर्च जो आपकी राज्य की आय है उसका कितना प्रतिशत है, वो बढ़ रहा है या नहीं, और दूसरा कि आपके कुल व्यय में पूंजीगत खर्च का कितना हिस्सा है। इस नजरिए से यदि इस बजट को देखेंगे तो ये बजट में पूंजीगत खर्च भी बढ़ रहा है, जीडीपी के प्रतिशत के रूप में भी जो पूंजीगत खर्च बढ़ रहा है, तो ये जो है इसमें जो व्यय की गुणवत्ता है वो दिखा रही है कि भाई हम विकासात्मक जो काम है, जो निर्माण के काम है, जिससे कि पूंजी का निर्माण होता है, जो आपने कहा कि सड़क का निर्माण है या बहुत सारे जो अधोसंरचना का विकास करना है जी। उस वो के लिए आवश्यक है। और दूसरा आर्थिक विकास को जो बढ़ाने वाला है, तो आर्थिक विकास बढ़ेगा तब जब आप निवेश करेंगे और उसके कारण निजी निवेश आएगा। ये बहुत समझने की बात है कि आपके पास बजट सीमित है 1,65,000 करोड़ का, उसमें आप 22,000-23,000 करोड़ जो है आप पूंजी निर्माण के लिए रख रहे हैं। ये राशि क्योंकि सरकार की सीमित जो है ये बजट है, तो ये क्योंकि ये बहुत ज्यादा नहीं हो सकता, तो इसके लिए आपको निजी निवेश आकर्षित करना पड़ेगा। उसके लिए आवश्यक है कि आपके यहाँ गवर्नेंस का रिफॉर्म होना चाहिए। यदि आप सुशासन यदि आपके यहाँ है, यदि व्यापारियों को, यदि उद्योगपतियों को उद्योग लगाने में, व्यापार करने में कोई अनावश्यक बाधाएं नहीं है, रुकावट नहीं आ रही है, और वो यदि व्यापार कर सकते हैं, तो ये एक सुशासन को बताता है कि आप व्यापारी अनावश्यक परेशान नहीं है। तो ये सुशासन बहुत महत्वपूर्ण है किसी राज्य के विकास के लिए। इसकी भी वित्त मंत्री ने अपनी गति योजना में चर्चा करी है। तीसरा जो है तकनीकी के सुधार की, जो तकनीकी है उससे आप कितना, आपका जो यदि व्यय हो रहा है या आप नागरिकों को सुविधाएं दे रहे हैं या योजनाएं हो रही हैं, उनकी मॉनिटरिंग हो रही है कि नहीं। एक बड़ा प्रश्न ये है कि आपने बहुत सारा बजट दिया, पैसा दिया, योजनाएं लागू हो गई, मुख्य बात ये होती है कि उसकी मॉनिटरिंग है कि नहीं, कि हो रहा है कि नहीं, ठीक से खर्च हो रहा है कि नहीं, गुणवत्ता युक्त है कि नहीं खर्च। तो इस बात में तकनीकी का जो प्रयोग है, यदि आप तकनीकी का प्रयोग करेंगे तो पारदर्शिता को बढ़ाएगा। बहुत अच्छी आपने बात बोली कि भाई मिसाइल तो लॉन्च हो गया है, लेकिन वो एग्जीक्यूट कैसे हो रहा है, सही जगह पहुंच रहा है कि नहीं, पैसा दे दिया है पर पैसा सही जगह जा रहा है कि नहीं। बिल्कुल सही बात है। व्यास जी, आपसे एक सवाल है, आज के बजट पर प्रतिक्रिया, वैसे तो तमाम विपक्षी विधायकों की, पूर्व मुख्यमंत्री जी की प्रतिक्रिया हमने दिखाई है, क्या लगा आप लोगों को आज के बजट से? क्या सदन में आप भी थे, कैसा लगा आप लोगों को आज का बजट?
छत्तीसगढ़ के इतिहास में संभवतः यह लंबा बजट रहा, लेकिन बजट भाषण पूर्व में ज्ञान की बात थी, इस बार गति की बात कहे हैं। पर वास्तव में सरकार की नीति और सरकार पर विश्वास जनता की, यह बड़ी बात होती है। बात क्रियान्वयन की होनी चाहिए। क्रियान्वयन अगर करे धरातल पर, वो दिखता नहीं है। पूर्व में जो बजट पेश किया गया था, उस बजट को धरातल पे हमने तो हमारे क्षेत्र पे नहीं देखा है। बजट जरूर पेश किया गया था, बड़ी बड़ी बातें थी, परंतु धरातल पे वो शुरुआत तक नहीं हो पाई है। पर सरकार से नीति का प्रश्न इसीलिए आता है कि बजट लाना, पर बजट के क्रियान्वयन की जिनकी जो नीति है, तभी तो जनता विश्वास करेगी इस सरकार के प्रति। न युवाओं के विषय में कहीं पे कोई बात है, मात्र 10,000 युवाओं को रोजगार, नौकरी पेशा की बात आई है। 33,000 तो जैसे ये रोजगार की बात है, ऊंट के मुंह में जीरा लगता है। पूर्व में माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी विधानसभा में 33,000 शिक्षकों की भर्ती की बात किए थे। पर अब कुल मिलाकर सारे विभागों में 10,000 भर्ती की बात आई है। राज्य के अनियमित कर्मचारी है, उन कर्मचारियों को नियमितीकरण की भी विषय इस बार नहीं आ पाया है, वो भी नाराज है। और जब कर्मचारियों को अभी वर्तमान में ये जो 3% बढ़ा है, 50 था उसको 53% किया गया है। महंगाई भत्ते की घोषणा तो हो गई, लेकिन डीए की एरियस की राशि की बात सरकार द्वारा अभी बात नहीं आ पाई है। पेट्रोल की बात है, पेट्रोल 1 रुपया कम किया गया है, स्वागत योग्य है। पर एक किसान होने के नाते मैं सरकार से अपेक्षा भी करूंगा कि आने वाले समय में इसी बजट पर ही उसकी भी घोषणा हो जाए, ताकि किसानों को डीजल भी सस्ता अगर मिल जाता तो उसका लाभ जरूर होता। शराब की कीमत तो कम की गई, लेकिन आम जनता की दैनिक जरूरी चीजों के लिए कीमत कम करने की बात यहाँ पे नहीं आई। डिजिटल गवर्नमेंट की बात गवर्नमेंट करती है, स्वागत योग्य है, परंतु धरातल पर अभी उसको सुधार की जरूरत है। ग्रामीण इलाकों में हम जाते हैं तो डिजिटल क्रांति की बात है, वो धरातल पर नहीं दिख पाती। आज उसके लिए रजिस्ट्री वगैरह कराने के लिए, कोई सूचना तंत्र पहुंचाने के लिए आम जनों को बड़ी कठिनाइयों का सामना कर रही है। सरकार अपनी बात तो की है कि ज्ञान, गति, और मुझे उम्मीद है कि अगर गति की बात ये कहे हैं माननीय ओपी चौधरी साहब, तो उसको करके बताएं, यह उम्मीद अभी है। हम तो एक विपक्षी दल के विधायक होने के नाते सरकार को आईना दिखाने का जो धरातल पर है, उस बात को बताने का काम हम कर रहे हैं। और सरकार की नीति पर प्रश्न न उठे और विश्वास पर खरा उतरे, ऐसा प्रयास शासन को करना चाहिए। अब सवाल पूछते हैं राम कुमार जी, क्या कहेंगे? अभी आप व्यास कश्यप जी को सुन रहे थे, सदन में आपके साथी हैं। वैसे तो पक्ष विपक्ष अगर साथ साथ चले और साथ साथ ही आगे बढ़े तो प्रदेश भी बहुत आगे बढ़ेगा। ठीक है राम कुमार जी, एक प्रतिक्रिया आज के बजट पर। जी नमस्कार। बिल्कुल मैं सुन रहा था। क्या आवाज सुनाई दे रही है? स्क्रीन पे मैं नहीं आ पा रहा हूँ। जी जी बिल्कुल स्पष्ट आवाज सुनाई दे रही है आपकी, बोलिए। विषय ये है कि मैं व्यास जी का भी धन्यवाद करूंगा कि कांग्रेस की सरकार ने पिछले 5 वर्ष बहुत बखूबी राज्य को चलाने का और यहाँ तक लाने का काम किया है। लेकिन मैं आज बता दूं इस बजट पे, ये केवल एक राज्य का बजट मात्र नहीं है, ये सरकार की नियत है और सरकार की एक विजन है कि राज्य को किस दिशा की ओर लेकर जाना है। और इसमें स्पष्ट रूप से अगर विपक्षी के केवल चश्मे से अगर देखेंगे तो हर चीज खराब लगेगा, लेकिन वास्तविक रूप से जो विजन इस बजट में तैयार किया गया है, इसमें किसी वर्ग को छोड़ा नहीं गया। बहुत सारे नई चीजें इसमें सम्मिलित हुई हैं, जो मुझे लगता है कि युवा वर्ग से लेके हर एक आदमी आज इस टेक्निकल के युग में अपेक्षा करता है कि राज्य की सरकारें इन चीजों को देखें। आज देखिए, पेट्रोल की रेट बिल्कुल कह रहे थे, लेकिन कई बार पिछली सरकार में पेट्रोल के रेट को लेकर बहुत सारे मुद्दे उठे, लेकिन कांग्रेस में सरकार में रहते हुए पेट्रोल के रेट को छेड़खानी बिल्कुल नहीं किया, दूसरे राज्यों में कहते रहे। लेकिन आज बीजेपी की सरकार ने ये तो किया। और आज राज्य को किस दिशा से, गांव की भी इस बजट में गांव के भी जिक्र हो रहा है, और शहर को टेक्निकल बनाने की भी जिक्र हो रही है, और आसमान की भी जिक्र हो रहा है, और धरती की भी जिक्र हो रही है। माने ऐसा बजट जो है बहुत काबिले तारीफ है, जिसमें सबसे बड़ी चीज आज देखिए, टेक्निकल के युग में हर एक किसी को आज आधुनिकीकरण की ओर जाना चाहिए। और ये वास्तविकता भी है कि आज अगर दुनिया से जुड़ना है तो टेक्निकल चीजें और मोबाइल नेटवर्क की भी बहुत जरूरी है।
मगर आज राज्य में बहुत सारे ऐसे आज भी जगह हैं जहां टावर विहीन क्षेत्र होने के कारण से जो योग्य विद्यार्थियों का इन चीजों से छूट रहे हैं। लेकिन आज इस बजट में महत्वपूर्ण इस विषय में चीज भी लाई गई है कि हम उन सभी जगहों पर नेटवर्क की एक योजना लाकर लगाएंगे और बड़े बड़े शहरों से लेकर सभी को विकसित करेंगे। तो मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है इसमें किसी प्रकार का कि ये बजट में जो कमियां हैं, मगर विपक्ष के होने के नाते साथी कमियां हजार गिना सकते हैं। चलिए, अब एक सवाल मेरा है ब्रह्मे साहब आपसे, रिफॉर्म कितना पाया आपने अगर पिछले बजट से आप तुलना करें तो इस बजट की? ये जो बजट है ये रिफॉर्म के मोर्चे पे आगे बढ़ा है और इस कारण ये बड़ा महत्वपूर्ण बजट रिफॉर्म के संबंध में है, क्योंकि जो मैं कह रहा था कि जो मॉनिटरिंग की जो बात कर रहा था योजनाओं की, एक तो उसमें आप देखते हैं कि एक अटल मॉनिटरिंग पोर्टल है जिसमें योजनाओं की जिसके माध्यम से मॉनिटरिंग होगी। अभी आपने जो रिफॉर्म की बात करी है, रिफॉर्म के अंतर्गत जो आपका जो फिजिकल डिसिप्लिन जिसको हम कहते हैं, राजकोषीय जो अनुशासन होता है, उसमें इन्होंने एक तो घाटे को नियंत्रित रखा है और राजकोषीय जो राजस्व जो घाटा है वो पॉजिटिव लगभग 2000 करोड़ से ज्यादा का है। मतलब वो जो पैसा बचेगा राजस्व अधिक जो होगा वो पूंजी निर्माण के काम होगा। ये एक पॉजिटिव चीज इसके अंतर्गत है। ये रिफॉर्म के क्षेत्र में आगे बढ़े हैं कि इन्होंने कहा कि हम पेंशन फंड बनाएंगे या एक सिंकिंग फंड बनेगा जिसमें कि जो हमारी जो भविष्य में जो पेंशन की देनदारियां जो बढ़ रही हैं, क्योंकि सरकार का जो कमिटेड एक्सपेंडिचर है जिसमें आप कहें कि जो ब्याज है या पेंशन है ये तो फिक्स है, ये तो जी 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 मतलब ये जी बिल्कुल बिल्कुल बताइए। और इसके साथ ये है कि कम से कम 216 इन्होंने कहा है कि ऐसे जो सुधार को लागू करेंगे। सरकार के जो 20 विभाग हैं, ये रिफॉर्म बहुत जरूरी है, सुधार बहुत जरूरी है। फिगर से ज्यादा महत्वपूर्ण मैं सुधारों को मानता हूं, क्योंकि ये ज्यादा विकास को प्रोत्साहित करते हैं। तो सुधार बहुत आवश्यक है, ट्रांसपेरेंसी बहुत आवश्यक है। ठीक है व्यास जी, एक बात जरूर सामने आ रही है जो सरकार की ओर से कहा गया है सर कि स्वास्थ्य को और शिक्षा को बहुत ध्यान में रखा है हमने, और नए कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक, ITI की सुविधा बेहतर और स्वास्थ्य सेवा के लिए अलग से बजट जारी किया है। इससे संतुष्ट हैं आप लोग? देखिए, निश्चित रूप से वास्तव में छत्तीसगढ़ की जनता को मूल रूप से रोटी कपड़ा मकान सहित स्वास्थ्य और शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा पर ध्यान तो दिया गया, परंतु जितनी आवश्यकता थी उसकी कमी महसूस हो रही है। जितने भी चिकित्सालय हैं उनकी सुविधाओं के विस्तार के लिए कहीं पे कोई बात नहीं आती है। निश्चित रूप से नर्सिंग कॉलेज खोलने की बात हुई है, मेरे विधानसभा क्षेत्र में भी खुलेगा, उसके लिए मैं बधाई देता हूं। परंतु और सुधार की भी आवश्यकता स्वास्थ्य के लिए है, ताकि लोग शासकीय चिकित्सालयों पर भरोसा करें, न कि उन्हें प्राइवेट के मुंह ताकना पड़े। इस सरकार से तो ये उम्मीद है। शिक्षा के लिए कहीं पे उस ढंग से हायर सेकेंडरी स्कूल, नए कॉलेज भवन, इनके लिए भी कहीं भी बात नहीं दी जा रही है। कुछ विषय पे अगर इस सरकार चाहे तो मैंने कहा ना भाई, रोटी कपड़ा मकान जैसे चिकित्सा और शिक्षा इस छत्तीसगढ़ की जनता के लिए अति आवश्यक है। इनके लिए विशेष रूप से पहल की बात इस बजट पे नहीं दिख रही है, जो कि मूल आवश्यकता छत्तीसगढ़ की जनता के लिए है। अगर ये बजट में शामिल कर लिया जाता कि नए विश्वविद्यालय या नए विद्यालय खुलने के लिए, नए विद्यालयों में पाठ्यक्रम की बढ़ोतरी के लिए, नए हायर सेकेंडरी के लिए, ऐसा कहीं पे कुछ इस बजट पे दिख नहीं पाया है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले जब हम इस पर बहस होगी तो बहस में सरकार स्वीकार करके उसको शामिल करेगी। चलिए, सरकार उसको शामिल करे, ये साफ तौर पर कह रहे हैं व्यास जी। रामकुमार जी क्या प्रतिक्रिया देंगे इस पर? रामकुमार जी नहीं है आज। हाँ बिल्कुल, सुन पा रहे हैं? जी जी बोलिए। देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य में अगर नर्सिंग कॉलेज को लिया जाए आज से पहले तो 8 ही शासकीय नर्सिंग कॉलेज थे, लेकिन इस बजट में कुल 12 नया नर्सिंग कॉलेज खोलने की बात कही है। ये भी एक तरह से एजुकेशन का ही विषय, स्वास्थ्य के विषय भी टच होता है। और उसी तरीके से देखिए, फिजियोथेरापी में अगर बात किया जाए तो आज 6 नए फिजियोथेरापी जो कॉलेज हैं वो खोलने की भी बात कही है। तो ऐसा नहीं है कि हमने नहीं किया। IIT की भी बात की गई है,
और अगर मान लीजिए विपक्षगण कहते हैं कि केवल हायर सेकेंडरी विद्यालय और नए विद्यालय ही केवल खोले जाने चाहिए, तो केवल संस्था खोलने से ही चीजें धरातल पर नजर नहीं एक आएंगी। आज रोचक बात ये सामने आई रामकुमार जी की पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जिन्होंने 5 बार बजट भी पेश किया था अपनी सरकार के समय एज वित्त मंत्री रहते, तो उन्होंने ये कहा कि आज का जो बजट था वो कवि सम्मेलन लग रहा था, भाषण लग रहा था, ऐसा कहा उन्होंने। देखिए, प्रस्तुति का अपना एक कला होता है और माननीय वित्त मंत्री जी युवा हैं और जिन्होंने प्रशासनिक पदों को भी सुशोभित किया है, और आज उन्होंने अपने तरीके से हस्तलिखित बजट पेश किया है, ये काबिले तारीफ है। और यदि अपनी प्रस्तुतिकरण की जो कला थी, वो कला भी अगर हास या तो तमाम चीजें अगर देखने का नजरिया लगे तो इसमें कहा नहीं जा सकता है। मगर साफ विषय ये है, मैं ये कहना चाहता था कि केवल संस्था खोलना मात्र केवल नहीं है। आज राज्य में इतने सारे एजुकेशन के संस्थाएं, हायर सेकेंडरी विद्यालय हो गए या तो प्राइमरी विद्यालय हो गए, मैं मानता हूं कि और ज्यादा माने आवश्यकता हो सकती, लेकिन सरकार की नीतियां ये कहती हैं कि जो संस्थानें हैं हम उसको पहले मजबूत करेंगे और अच्छा सशक्त बनाएंगे ताकि एजुकेशन की क्वालिटी भी उसमें आए, और उसके साथ साथ जो चीजें आवश्यक थी, जैसे आज नर्सिंग कॉलेज हो गया या फिजियोथेरेपी कॉलेज हो गया और अन्य चीजें जो है जिसपे हम लोग फोकस किए हैं, ये अति राज्य को आवश्यक वाली चीजें थी जो आज बजट में दिखाई दे रही हैं। इसको कोई ये नहीं कह सकता कि एजुकेशन को या स्वास्थ्य को ध्यान नहीं दिया गया है। चलिए व्यास जी, इस पर कोई प्रतिक्रिया देना चाहेंगे आप? तो उस समय प्रतिक्रिया देना चाहूंगा, जिस समय माननीय मुख्यमंत्री रमन सिंह जी थे, डॉक्टर रमन सिंह जी, उन्होंने प्रत्येक जिला में कृषि महाविद्यालय खोलने की बात की, परंतु कृषि महाविद्यालय तो खुल गया, लोग वहां से पढ़ लिख कर आगे बढ़ गए, पर उनके लिए रोजगार की व्यवस्था नहीं है। जैसे नर्सिंग कॉलेज खुलना ये अच्छी बात है, कम से कम वो अपनी सेवा कर सकते हैं, शासकीय सेवा या प्राइवेट सेवा, ये आवश्यक है, होनी चाहिए। अगर जितना ज्यादा बेहतर करेंगे जनता के हित में, जनता उनके लिए धन्यवाद देगी। सरकार से हम तो यही उम्मीद करेंगे ना, कॉलेज खुलना, हायर सेकेंडरी खुलना, कृषि महाविद्यालय, इंजीनियरिंग महाविद्यालय। बात आती है माननीय मोदी जी की, माननीय मोदी जी के एजेंडे में है कि प्रत्येक जिला मुख्यालय में इंजीनियरिंग कॉलेज खुलनी चाहिए, पर इंजीनियरिंग कॉलेज भी स्थिति नहीं दिख पा रही है। कम से कम शासकीय होना, मेरा मस्त एक ही कहना है कि हम प्राइवेटाइजेशन की ओर न बढ़े, शासकीय सेवा भी, यानी कि शासकीय भी खोले संस्थागत, ताकि जो गरीब बच्चे हैं वो बेहतर शिक्षा ग्रहण कर सके कम कीमत पर। अन्यथा अधिक कीमत पर प्राइवेटाइजेशन की ओर जाना पड़ता है। और यहाँ तो ऐसे इतने ज्यादा विश्वविद्यालय और कॉलेज वगैरह खुल गए हैं, खाली वो डिग्री हासिल कर लेते हैं, शिक्षा हासिल नहीं कर पाते। गुणवत्ता पर आप बात कर रहे हैं, संसाधन खोले, इस पर गुणवत्ता युक्त ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल सही कहा आपने, गुणवत्ता बेहतर होनी चाहिए अगर हम वर्ल्ड क्लास बातें करते हैं तो। डॉक्टर रविंद्र जी, एक प्रतिक्रिया जरूर चाहूंगा आपसे, वो ये है कि आज बात जैसा कि हो रही है मेडिकल सुविधा में बेहतरी, एजुकेशन में, और साथ ही साथ एक बात कही गई है कि युवा रोजगार के बजाय स्वरोजगार पर भी फोकस करें। ये लाइन कितना आपको सूट करती है आज के बजट का, अगर हम एक ब्यौरा देखें उसके हिसाब से? देखिए, ये जो खोले जा रहे हैं, जो महाविद्यालय खोले जा रहे हैं, ये एक विशेष रणनीति की तरह है। यदि आपको ध्यान होगा तो वित्त मंत्री कह रहे थे कि हमारे जो मांग है बाहर, हमारे यहाँ मानव संसाधन की विदेशों में, है ना, चाहे जर्मनी में है या इजराइल में है या और दूसरे देशों में, वो हमारे यहाँ से लोग चाहते हैं रोजगार के लिए। उन्होंने अपने वीजा बढ़ा दिए हैं उनके लिए, खासकर यूरोपियन कंट्रीज। तो वो ये कह रहे थे हम ऐसे रोजगार, इसलिए ये जो फिजियोथेरेपी और नर्सिंग खोले जा रहे हैं कॉलेज, ये सामान्य दूसरे कॉलेज नहीं खोले जा रहे, ये रोजगार उन्मुखी है कि यहाँ से जो बच्चे मिलेंगे उनको तो बिल्कुल रोजगार मिलना है। चाहे नर्सिंग की इतनी डिमांड है या फिजियोथेरेपी की डिमांड है या योग की डिमांड है, और उन्होंने कहा वो ऐसे हैं जो प्रोफेशनल चीज है, जैसे ITI है या पॉलिटेक्निक कॉलेज है, उनका उन्नयन है, या उनको जो है लेटेस्ट जो स्किल है ना, लेटेस्ट स्किल या टेक्नोलॉजी, उससे अपग्रेड करना है ये जो है युवाओं को। तो युवा के लिए अपग्रेड पर आपने बहुत अच्छी बात बोली है। एक अंतिम प्रतिक्रिया रामकुमार जी आपकी रहेगी कि बजट तो अब साफ पारित हो चुका है, एग्जीक्यूट कराना कितना आप मानते हैं, क्या चुनौती है इसका कार्यपालन कराना? जब सरकार की नियत और सरकार में बैठे हुए
जो लोग हैं उनकी नीयत साफ हो तो कोई भी चीजों को इम्प्लीमेंट करना कठिन नहीं है। और इसके विषय में प्रथम पंक्तियों में भी वित्त मंत्री जी ने कहा होगा कि हम भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आज जिस हिसाब से कार्रवाई हुई है राज्य में इनका एंटी करप्शन के खिलाफ में, तो ये कार्रवाई बताती है कि सरकार की नियत किस दिशा की ओर जा रही है। हम कितने अच्छे से गुड गवर्नेंस लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो निश्चित ही सरकार जिस हिसाब से आज डॉक्यूमेंट्री के रूप में आज बजट पेश की है और ये धरातल पे उतरेगी भी और दिखेगी। और चलिए, धरातल पर उतरेगी भी और दिखेगी भी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा हमारे सभी मेहमानों का। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस सार्थक चर्चा में पार्टिसिपेट करने के लिए, धन्यवाद। देखिए, अभी तो इस चर्चा के माध्यम से हमने आपको बताने की कोशिश की बजट में क्या क्या मुख्य प्रावधान किए गए हैं। पक्ष विपक्ष की प्रतिक्रियाएं अभी लगातार जारी रहेंगी, आज तो खूब आई हैं, ये लगातार इसी तरह से जारी रहेंगी, सियासत होती रहेगी। फिलहाल के लिए मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत और देखते रहिए BS TV। नमस्कार।